हरियाणा सरकार के मीडिया सचिव प्रवीण आत्रे ने हुड्डा पिता पुत्र पर तंज कसते हुए कहा कि हुड्डा पिता पुत्र के मुंह से नौकरियों की बात हास्य शपथ लगती है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि कांग्रेस सरकार के दौरान सरकारी नौकरियों की बंदरबाट हुई थी। भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में नौकरी देने के मामले में हुई अनियमितता के कारण 13 गरीब लोगों की नौकरियां माननीय कोर्ट से रद्द कर दी गई थी, क्योंकि 2004-2014 से गरीब और योग्य युवाओं के हक और सत्ता के चहेतों को ही दिया जाता था। वहीं बता दें कि गरीब और वंचित समाज के युवाओं को योग्यता होने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिलती थी। वहीं नियमों से छेड़छाड़ कर सत्ता के चहेतों को सरकारी नौकरियां दी जाती थी। प्रवीण आत्रे ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नौकरी देने के मामले में जमकर तारीफ की और कहा कि सीएम के काम में हमेशा से पारदर्शिता रही है और उन्होंने नौकरियां देकर एक मिसाल कायम की है। के कार्यकाल से तुलना करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा आसपास भी नहीं ठहरते मुख्यमंत्री मनोहर लाल के। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल के अंदर नौकरियों की बंदरबाट होती थी, पर्ची खर्ची चलती थी, योग्य युवाओं की योग्यता का अनादर होता था। नौकरी केवल सत्ता के चहेते, सत्ता के नजदीक जो लोग होते थे उन्हीं को प्राप्त होती थी। पर्ची खर्ची का बोलबाला था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म किया। गरीब और वंचित को उसका हक देना शुरू किया। योग्य युवाओं को योग्यता अनुसार पारदर्शी तरीके से नौकरी देना सुनिश्चित किया और इसके हमारे सामने बेशुमार उदाहरण भी हैं। अगर हम रोजगार के आंकड़ों पे ध्यान दें, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट को जो हम देखते हैं तो लगभग 5.2% बेरोजगारी लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर बताई जाती है। और उसके पैरेलल अगर हम 2012-13 के अंदर केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की जो बेरोजगार और रोजगारी संबंधित रिपोर्ट आई थी उसको देखते हैं, तब हरियाणा के अंदर बेरोजगारी 12% के आसपास 12.3% थी। कहां 12.3%, कहां 5.2%। यह तुलना है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी नौकरियों के साथ साथ युवा अपना रोजगार करें, निजी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार प्राप्त हो, इसके ऊपर काम करना शुरू किया। अलग अलग योजनाएं बनाई। उन योजनाओं का नतीजा यह हुआ कि पिछले 9 साल के कार्यकाल में निजी उद्योगों में हरियाणा के लगभग 19 लाख युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ। सक्षम युवा योजना, रोजगार मेले, अगर हम उन सबको देखते हैं और केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार की रोजगार से संबंधित योजनाओं के आंकड़े को इकट्ठा कर दें तो हरियाणा के लगभग 45 लाख युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ पिछले 9 साल में। 1,20,000 पक्की सरकारी नौकरियां और जो ये निजी क्षेत्र के अंदर अलग अलग योजनाओं में युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। इन सब आंकड़ों के बनिस्पत आज स्थिति यह है कि पीएलएफएस की रिपोर्ट बताती है कि हरियाणा में बेरोजगारी मात्र 5.2% है, जबकि 2012-13 में श्रम और रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट में 15 से 29 साल के युवाओं की बेरोजगारी दर 12.3% थी। यह अंतर है। अगर इसको हुड्डा साहब एक बार पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि सार्वजनिक मंचों से रोजगार के विषय और नौकरी के विषय में बोलते हुए एक बार चिंतन अवश्य करेंगे। फरीदाबाद के खंदावली गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के पहुंचने पर ग्रामीणों की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने लगाए कैंप के माध्यम से योजनाओं का लाभ उठाया। वहीं संकल्प यात्रा को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता टेकचंद शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि पूरा प्रशासन गांव चलकर जा रहा है और लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहा है। एक वो भी समय था जब लोगों को अपने काम करने के लिए अधिकारियों के दफ्तरों की धूल फांकनी पड़ती थी और उनके काम भी नहीं हो पाते थे। अब मोदी की गारंटी के चलते सभी अधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं।
हाँ मिल रहा फायदा ही है। फायदा मिल रहा? क्या क्या फायदा मिला बता दो। भाई जी का फायदा है जब दवा गोली ना में जब देता कोई ना तो कोई ना है। अच्छा, तो आपने दवाई गोली ली है कुछ? नहीं किस चीज की दवाई गोली में ली है? ये आदमी मिली है नार में दर्द कर दर्द रहता है। अच्छा अम्मा, जब कोई भी काम कराना हो महिलाओं को, वो घर से बाहर तो निकल नहीं पाती ना है। ना ऐसे में इस कैंप में आकर काम करा रही है अपना? ना मैं नहीं इस कैंप में महिलाएं नहीं आ रही है? ना महिला है तो सही। ना मोना। हाँ जी, फायदा तो बहुत है क्योंकि जो लेडीज है वो बाहर जाती नहीं है, तो उनका ज्यादा से ज्यादा अगर गांव में ऐसे कैंप लग जाए तो वो अपना काम करवा लेती हैं। जैसे फैमिली आईडी है, अपडेट नहीं है कईयों की, बहुत सारी जो स्कीम है वो रुकी हुई है इन फैमिली आईडी के अपडेट की वजह से। PMMVY की वो सिर्फ इसी वजह से रुकी है, तो इधर आके तो काफी बहुत सारा फायदा तो है ही भाई, जो गाँव में लग जाए। हाँ जी, फायदा तो है। यानी कि जो चक्कर काटने पड़ते थे अब चक्कर काटने नहीं जी है नहीं डॉक्टरों नहीं, के? अगर ऐसा कैंप लग जाए महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, तो कोई चक्कर काटने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो यानी कि अच्छा, मतलब अच्छी पहल सरकार की तरफ से की हाँ जा जी रही है। हाँ जी, बहुत अच्छी पहल है। हाँ जी, सब फायदा मिल रहा है, टीकाकरण हो रहा है और बाल विभाग से आए हुए हैं और ये पशुपालन से आए हुए हैं, आंगनवाड़ी है, फैमिली आईडी है, बैंक डिपार्टमेंट है, ये फायदा मिल रहा है इन हाँ विभागों से? जी हाँ जी। कितना फायदा मिल रहा है लोगों को? अब देखो जब आते तो फायदा तो मिलता ही है। कहाँ तो ऑफिसों में चक्कर काटने पड़ते थे, आज आपके यहीं पर हैं। आज हमारे गांव में आए हुए हैं। लोग इसका फायदा ले रहे हैं? जी हाँ। यानी कि अच्छी पहल है ये विकसित भारत की। हाँ जी, बहुत अच्छा फायदा मिला है। क्या क्या फायदा मिल रहा है? क्या क्या कौन कौन सी जो है वो योजनाएं पहुंच रही हैं यहाँ पे? योजना जी, दवाई फ्री मिली है जी, सिलेंडर का फार्म भरा जा रहा है, समूह सहायता से फायदा हो रहा है। अच्छा। हाँ जी, पैसे जैसे लेते हैं समूह सहायता से, वो हम अपना जैसे हारी बीमारी कुछ अपना काम कुछ करना चाहते हैं तो वो पैसा 1% का है जी। बाहर से पैसा लेते हैं 5% का, 4% का, वो ज्यादा ब्याज जाता है। हमें बहुत फायदा हुआ है जी। फायदा हो रहा है जी सर। फैमिली आईडी कार्ड में बहुत दिक्कत थी, क्या वो भी कैंप वो भी अच्छा है, ठीक हो रहा है। जो आधार कार्ड में, फैमिली आईडी में, राशन कार्ड में जो गलत है जी, वो अच्छा ठीक हो रहा है। ठीक हो रहा है जी सर। इसका मतलब महिलाओं को फायदा मिल रहा है? हाँ जी, फायदा मिल रहा है जी महिलाओं का। तो ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है और सुबह 10 बजे से लगा हुआ है कैंप। यहाँ पे सभी डिपार्टमेंटों के अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और सुबह से ही आप ये क्राउड देख रहे हो, गांव के लोगों का मतलब यहाँ पे इतना क्राउड है, लोगों के काम हो रहे हैं और ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। घर घर पहुँच के लोगों के काम कर रही है, जैसे फैमिली आईडी हो गया या राशन कार्ड हो गया, और भी डिपार्टमेंटों के सभी अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं और समस्याएं सुनी जा रही हैं और समाधान भी किया जा रहा है। तो यानी कि ये माने कि आपके गांव के लोगों को इस योजना का लाभ, इस कैंप का लाभ जो है वो कहीं ना कहीं मिल रहा है? बहुत ज्यादा इस योजना का गांव के लोगों को लाभ मिल रहा है और आपके सामने ही है ये क्राउड, तो लोगों के काम हो रहे हैं, तो इस योजना का बहुत ही ज्यादा गांव में लाभ मिल रहा है। देखिए, यहाँ पे हर डिपार्टमेंट के यहाँ अधिकारी आए हुए हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ से लेके बिजली बोर्ड से लेकर के आपके आयुष्मान भारत के, हरियाणा पशुपालन विभाग के, आईडी करेक्शन के, और आपके यहाँ पे देख रहे होंगे आप जो है ना, जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग भी है, और ये हमारे यहाँ पे सारे कृषि विज्ञान केंद्र से रिलेटेड हैं, मत्स्य विभाग भी है। तो इस सब डिपार्टमेंटों के साथ ही हैं। जो जो प्रॉब्लमें आती हैं उनको, कुछ को हैंड टू हैंड ठीक किया जाता है, कुछ को नोट करके उनको हफ्ते 10 दिन का टाइम दे करके आगे के लिए करेक्शन के लिए बात की जाती है। क्या लगता है महिलाओं को, स्थानीय लोगों को फायदा इसका मिल रहा है? इसका बहुत बड़ा फायदा है कि जहां ये धक्का खाते थे हॉस्पिटलों में और कहीं इधर उधर जा करके, जब घर बैठे इनको ये सब चीजें होती हैं तो इनके दिमाग में भी ये रहता है कि वे घर बैठे बिठाए इनकी प्रॉब्लमें दूर हो रही हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्कीम चलाई है उसका एक अलग ही सिस्टम नजर आ रहा है, लोगों को उसका बेनिफिट भी मिल रहा है और लोग उसको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। आपने भी कहीं ना कहीं जो है कई स्टॉल्स पर जाकर के आपने भी कुछ दिशा निर्देश दिए हैं? मैंने सभी स्टॉलों पे गया था मैं, और सभी स्टॉलों पे जहाँ जहाँ जो कमियां हैं, जैसे एक फैमिली आईडी के अंदर कोई हमारे इसमें एक सिस्टम में पता लगा है कि किसी का बच्चा अगर इनकम टैक्स पेई था और 10 साल पहले का अगर उनका फैमिली पेंशन बनी, आधार कार्ड बना हुआ है, परिवार पहचान पत्र,
तो उसको आज उसकी इनकम नहीं है तो उसको करेक्शन कैसे की जाएगी। तो वो हमने नोट कर लिया है और डिपार्टमेंट के सीनियर हेड से बात करके उसका भी करेक्शन कराएंगे। समयपुर गांव के पास नगर निगम द्वारा कूड़े के डंपिंग यार्ड बनाए जाने को लेकर पिछले 166 दिन से ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी ठोस नतीजा या आश्वासन गांव वालों को नहीं मिला है। आखिरकार गांव वालों ने कोर्ट का सहारा लिया और बता दें कि इसके बावजूद प्रशासन दबाव बनाते हुए दोबारा से काम शुरू करने के लिए वहीं धरने पर बैठे लोगों ने कहा कि ना तो पुलिस से डरते हैं ना ही किसी और से, इसलिए वे अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और यहां कूड़े का डंपिंग यार्ड कभी नहीं बनने देंगे। इसलिए बैठे हैं कि यहाँ कूड़ा कचरा, पहले हम यहाँ तेजाब का ये बना रखा था टैंक, इन्होंने पहले तेजाब की मार झेल रहे थे, अब सरकार ने एक मार और दे दी हमको। अब सारा शहर का NIT का कचरा आके यहाँ पड़ेगा और यहाँ चील कौए और यहाँ बदबू सारे हमारे इलाके को बर्बाद करने पर उतर आए। इसलिए हम तो ये कह रहे हैं कि भाई हमें कहीं और जगह ले जाओ इस कचरे को। ये नहीं मान रहे। पहले रिवाजपुर हुआ, फिर वहाँ पाली हुआ, उसको डंपिंग को बदलते बदलते लास्ट कमजोर एरिया यहाँ समझ के सरकार ने हमारे जुम्मे डाल दिया। और सारी सरकार की देन है। सरकार ये चाहती है कि ये इलाका बिल्कुल कमजोर है और इस कमजोरी का फायदा उठाकर डंपिंग यार्ड यहाँ बनाना चाहती है। और हम तो ये कि हमारी आत्मा ये रो रही है कि हम करें क्या। लास्ट में हमने कोर्ट का भी सहारा लिया तो NGT अभी उनको नोटिस हुआ अप्लाई, और नोटिस अप्लाई होने के बाद सरकार ये अब कार्रवाई शुरू कर दी है। इसलिए कर दी है कि कल को कोर्ट का मैटर में हम ये बयान दे देंगे कि हमारे बयान देने में ये होगा कि हमने वहाँ काम कर चुके हैं। तो नेता यहाँ काफी, यहाँ नैनपाल यहाँ आ चुके, नीरज शर्मा यहाँ आ चुके, क्या आश्वासन मिला? क्या कुछ नहीं, झूठा आश्वासन मिला। देखो कोई भी आए नेता, बाकी आश्वासन झूठा। जनता के हित में एक भी किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम जनता के हित में सोचेंगे। सारे अपनी राजनीति खेल रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि भाई डंपिंग यार्ड ये अपना कहीं भी ले जाएं। NIT का कचरा यहाँ के नहीं गिरे, क्योंकि NIT का NIT में गिरे। जब जोन वाइज बनाते तो वहाँ ले जाएं। यहाँ हम तेजाब की मार झेल रहे हैं, कूड़ादान और झेल रहे। ये बताओ ना कि हम यहाँ जीवन में, मतलब जो यहाँ जीवन में हम गंदी झेलते रहेंगे जीवन भर। लेकिन सरकार सुनती क्यों नहीं है? क्योंकि हिटलर सरकार है, जिसको चाहे उसको बहक जाते हैं लोग, क्योंकि सीधे लोग हैं, कैसे बहका उनको। हमको यहाँ 166 दिन हो गए और हमने कमिश्नर को, DC को, कृष्णपाल गुर्जर को, सभी को ज्ञापन दिया है। 2-2 बार ज्ञापन दिया, उनसे 2-2 बार मिले। और हमारे यहाँ कुछ लोग, नीरज शर्मा, नैनपाल रावत और भी कुछ लोग आए, सभी ने आश्वासन दिया तुम्हारे यहाँ कूड़ा करकट नहीं डलेगा। लेकिन वो ढाक के 3 पात गरीब जनता को गुमराह किया। पहले तो गुमराह किया, यहाँ से पेड़ काटे गए। तो लोगों ने पूछा पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि यहाँ फ्लैट बनेंगे, यहाँ स्कूल बनेगा, यहाँ हॉस्पिटल बनेगा। जनता को गुमराह करके इन्होंने 20-25 साल, कम से कम 20-25 साल की उम्र के पेड़ काटे गए। हजारों पेड़ यहाँ से काटे, वो भी बगैर परमिशन के पेड़ काटे गए। पेड़ों को काटने के बाद इन्होंने यहाँ मिट्टी डाल के डंपिंग यार्ड का काम शुरू किया, जबकि नगर निगम की जमीन भी नहीं है। जमीन वन विभाग की जमीन है और आज जो जमीन है पब्लिक हेल्थ की जमीन है। नगर निगम यहाँ जबरदस्ती जो कूड़ा डंपिंग यार्ड बना रहा है, ये बिल्कुल गलत बना रहा है, नाजायज बना रहा है, लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहा है। आज पुलिस पहुंची है, प्रशासन पहुंचा है, किस लिए पहुंचा आज इसलिए पहुंचा, ये जबरदस्ती तानाशाही रवैया अपना रहे। गरीब जनता है, गरीब जनता लड़ाई तो लड़ नहीं सकती सरकार से। सरकार से लड़ाई कोई नहीं, वो तो कोर्ट है। कोर्ट में भी, कोर्ट का भी हम सहारा ले रखा है हमने। कोर्ट में हमारा टाइम है। इन्होंने कोर्ट का टाइम होते हुए इन्होंने नाजायज फायदा उठा करके और आज हम पे ये जो कार्रवाई की है, ये गलत तरीके से कार्रवाई की है, तानाशाही कार्रवाई है। ये सरकार अपनी मर्जी से कार्रवाई करा रही है, ना कि जनता इसके रोष में, विरोध में। जनता क्या कर सकती है? जनता लड़ नहीं सकती इनके साथ। तो फोर्स इनकी, सब प्रशासन इनका
जनता का तो भगवान ही नुमाइंदा। धरने पर तो इसलिए बैठे हैं कि जो हमारे यहाँ गांव सोमपुर के इसमें 4 दीवारी से सटे हुए एक डंपिंग यार्ड बना है कूड़ा करकट का ढेर, जो फरीदाबाद NIT का सारा कूड़ा लाकर यहाँ डाला जाएगा। यहाँ गरीब जनता आप देखे हो कि 9 इंच की दूरी पर ही गरीब जनता लोगों ने घर बनाए हुए हैं, कॉलोनियाँ बसी हुई हैं और पिछले 5 महीने से हम इसका धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना रोष प्रकट करने सरकार के सामने कि सरकार हमारी मांग को सुने, इस कूड़े करकट के ढेर को यहाँ से ले जाकर कहीं और बनाए ताकि गरीब जनता आसानी से जी सके। इसके आसपास कम से कम 13 से 14 स्कूल हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं। उन छोटे छोटे बच्चे की जीवन की तरफ भी सरकार ना देखकर अनदेखा कर रही है। सरकार पता नहीं क्या चाहती है कि वैसे तो सरकार बहुत सारी योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत मिशन, लेकिन गरीब जनता पर हमेशा तलवार चलाने के लिए लटकी रहती है। तमाम नेता यहाँ पर पहुँचे, क्या कोई प्रशासन की तरफ से या किसी तरफ से कोई संदेश या कोई मैसेज आया है या कोई सपोर्ट मिली है? कई नेता यहाँ पर आए हैं, आश्वासन भी दिया था लेकिन वो आश्वासन पूरा नहीं हो पाया। प्रशासन ने कोई अभी तक आश्वासन नहीं दिया है। गरीब जनता है केवल अकेले खड़ी हुई है और गरीब जनता के साथ हम खड़े हुए हैं, हमारे गांव की सरदारी खड़ी हुई है, आसपास की सरदारी खड़ी हुई है, सभी लोग अपनी समस्याओं को लेकर खड़े हुए हैं। सरकार से यही आग्रह करते हैं कि इस डंपिंग यार्ड को यहाँ से हटाकर कहीं और शिफ्ट किया जाए। डंपिंग यार्ड का काम शुरू हो चुका है, क्या डंपिंग यहाँ पर बनेगा या विरोध करेंगे? सरकार की तो मंशा ऐसी है कि यहीं बनाए, लेकिन हमने भी ठान रखी है कि यहाँ पर जान दे देंगे। अपने पूरा प्रशासन के साथ हाथ से हाथ मिलाकर हम प्रशासन की तरफ कभी भी ये नहीं चाहते कि प्रशासन के अवेला, लेकिन हाँ अपनी बात को ज़रूर कहेंगे और अपनी बात को रखेंगे सरकार के सामने कि भाई यहाँ नहीं बनना चाहिए। यहाँ भी लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, जनजीवन है यहाँ भी गरीब लोगों की जीवन को देखते हुए, बच्चों के जीवन को देखते हुए, ग्रामीण के जीवन को देखते हुए, हरियाली को देखते हुए यहाँ की जनजीवन की तरफ ऐसा ना कदम ना उठाए सरकार से यही आग्रह करना चाहिए। फरीदाबाद पृथला विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक एवं बीजेपी वरिष्ठ नेता ने अपने कार्यालय पर नववर्ष मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर कार्यक्रम में कई हजार की संख्या में इलाके के लोग पहुंचे और पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा को 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए आशीर्वाद दिया गया। वहीं इस मौके पर पूर्व विधायक पंडित टेकचंद शर्मा ने कार्यक्रम में उमड़े जनसैलाब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद किया और कहा कि आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में वो हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने भी पूर्व विधायक पंडित टेकचंद शर्मा का समर्थन करते हुए कहा कि पूर्व विधायक ने अपने कार्यकाल में के इलाके की सुविधा और सहूलियत के लिए बहुत सारे विकास कार्य किए और बीजेपी पार्टी के साथ करीब 2500 करोड़ के विकास कार्य पृथला विधानसभा में किए और उन्होंने उम्मीद है कि वे आगे भी बीजेपी पार्टी के सिपाही बनकर लोगों के लिए 2024 का काम करते रहेंगे। एक जो बड़प्पन आप यहाँ देख सकते हैं कि आज सभी राजनीतिक दलों के लोगों को पृथला विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे आदरणीय पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा जी ने सबको यहाँ बुलाया है। तो इस तरह की बातों से आपस में प्यार और प्रेम बढ़ता है, इस तरह की बातों से इलाके की एकता बनती है। राजनीति अपनी कोई कहीं भी करे नहीं, कहीं ना कहीं हम इस इलाके के बासिंदे हैं, ये सभी हमारे बुजुर्ग हैं, सभी हमारे भाई हैं, हमारे सबके दुख और तकलीफ एक हैं। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है जहां सब यहाँ शिरकत कर रहे हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं और उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो टेकचंद शर्मा जी ने जो ये आयोजन किया है नववर्ष से पूर्व, तो उसकी मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ और जितनी भी सरदारी यहाँ पर आई हुई आप लोगों के माध्यम से उन्हें नववर्ष की बधाई देता हूँ कि नववर्ष मंगलमय हो और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। 2024 का जो चुनाव है, चुनावी आगाज भी हो चुका है और सभी दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसा भी दलाल साहब ने कहा कि इस इलाके की भलाई के लिए लोगों को पहले सोचना चाहिए। ये चुनावी आगाज कह लो या नववर्ष मिलन समारोह कह लो या प्यार कह लो, मैं इन चीजों से डरता नहीं हूँ। चुनाव में 12 महीने 24 घंटे
पूरे हफ्ता, पूरे साल मैं जिस दिन से राजनीति में आया हूँ हमेशा चुनाव लड़ता रहता हूँ और चुनाव से मेरे को डर नहीं लगता। पिछली बार हमारे साथ में जो अन्याय हुआ था, अगर आगे भी किसी ने अन्याय करने की कोशिश की तो अब जनता जनार्दन से आशीर्वाद हमने ले रखा है और हम चुनाव अवश्य लड़ेंगे। कम से कम 10,000 पार आज हम लोग टेकचंद शर्मा जी के साथ और टेकचंद शर्मा जी की ताकत बन के यहाँ पर आए हैं। पृथला विधानसभा अब की बार टेकचंद शर्मा 50,000 पार से जीतेंगे कम से कम। क्यों जिताना चाहते हो टेकचंद शर्मा? पिछला उनका कार्यकाल आप लोगों ने भी देखा है, हरियाणा ने भी देखा है। हरियाणा के 90 विधायकों में से 89 सीएम के बाद जो विकास कार्य करे हैं वो टेकचंद शर्मा जी ने करे हैं। रनर्स के साथ ये है कि हम दोबारा से टेकचंद शर्मा को चंडीगढ़ भेजेंगे 2024 में। जहाँ से तो जनता के हाथ में टिकट है, जनता के हाथ में जेब में टिकट है, जो जनता चाहेगी वही होगा। और शर्मा जी किसी भी पार्टी चाहेंगे हम उनके साथ हैं, दल बल के साथ। भाई आज इतना खुशी का ये माहौल है और इससे मैं तो कहूँ मेरी अगर बस चले तो मैं पूरे फैजाबाद को इकट्ठा कर लूँ। अच्छा क्यों? हाँ, आज हमारे पंडित टेकचंद शर्मा जी का इतना बड़ा प्रोग्राम है और इतने दिल से उन्होंने बुलाया है कि बस मैं खुशी जाहिर नहीं कर सकता। ये संविधान रचनाकर है हमारे भीमराव अम्बेडकर जी, ये और सभी के संविधान जो पूरे हिंदुस्तान का संविधान है इन्होंने रचा है और इनकी हम पूजा करते हैं, इनको हम मानते हैं। इन्हीं के संविधान का आजकल हिट एंड रन कानून के विरोध में फरीदाबाद में तमाम ट्रक ड्राइवरों ने सड़क के खिलाफ बता दें कि सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, ट्रक ड्राइवरों ने नेशनल हाईवे पर जाकर नेशनल हाईवे को ही जाम कर दिया। ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि अगर हादसा होने से वे भागते हैं तो कानून उन्हें सख्त सजा देगा, अगर वे वहीं पर रुके रहते हैं तो भीड़ उनका दम निकाल देगी। ऐसे में वे क्या करें, इसलिए उन्हें चेतावनी देते हुए विरोध किया और कहा कि अगर जल्द ही सरकार ने इस कानून को वापस नहीं लिया तो वे हमेशा के लिए ट्रक ड्राइवर छोड़कर और कोई काम करेंगे। हिट एंड रन का जो कानून है वो जो आया है उसको लेकर के जो है सभी ड्राइवर चालक जो है वो धरने पर है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सभी रोड जो है रोड जाम कर दिया। यहाँ पर इस समय हम जो है बल्लभगढ़ के फरीदाबाद नेशनल हाईवे पर है। क्या नाम है आपका? सर हमारा तेज बहादुर नाम है, मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश यूपी का हूँ। क्या करते हैं आप? ट्रक चलाता हूँ, साइजर कंपनी। आज जो है धरने पर है, क्यों है? इसलिए है कि तनख्वाह जो है हम लोगों की 10,000 रुपये से ज़्यादा किसी ड्राइवर की है नहीं। आज जहाँ देखो वहाँ पर हर जगह ड्राइवर ही पिसता है और जो नियम कानून लगा है ये 99% हम लोग के लिए धोखा है। अच्छा एक बात बताइए, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो किसको हम 10 लाख रुपया देंगे? कहाँ से लाएंगे? हमारा बाल बच्चे तो मर जाएंगे और लोग जो भी हमारे पीछे हैं वो भी मरेंगे। जितने ड्राइवर को देखिए तो किसी से पूछिए कि किसी का 10,000 से ज़्यादा है क्या? इसीलिए हम धरना पर बैठे हुए हैं। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा तनख्वाह कम से कम 35,000 हो, हम जैसे कहे वैसे ड्राइवर के। लेकिन हम एक्सीडेंट वाली जो बात आ रही है सबसे बड़ी कलह की बात है। जो कानून आया है क्या वो सही है? नहीं सही है, गलत है, एकदम गलत है, सरासर गलत है। अमित शाह और मोदी जी जो भी हैं ये लोग सिस्टम से नहीं चल रहे, संविधान को लेकर के नहीं चल रहे, इन लोग की मनमर्जी चल रही है टोटल। क्या नाम है? गुड्डू शर्मा सर। क्या करते हैं आप? सर ड्राइवरी करते हैं। आप धरने पर है, क्यों है? धरना पे सर इसलिए है कि ये जो अमित शाह गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने ये जो मतलब कानून लागू किया है ये अच्छे के लिए नहीं किया, ये ड्राइवरों के लिए मतलब एक पेट काटना है। और सर ड्राइवरों को मतलब बाल बच्चा होते हैं, सब कुछ होता है, पूरा परिवार होता है। एक हम लोग परदेश रहते हैं, अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है, पहली बात तो कोई करता नहीं ड्राइवर, कोई जान के भी चीटी नहीं मारता है। और हर जगह पे ड्राइवर ही मतलब पीटा जाता है, हर जगह अगर साइकिल वाला निकलता है तो ड्राइवर को गाली देगा, टायर की अगर छिट्टी भी पड़ गई है तो तुझे दिखा नहीं, हर तरीके से मतलब ड्राइवर पीसा जाता है। तो जो अमित शाह जी ने मतलब ये काला कानून मतलब ये पैदा किया है, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं सरकार से कि अमित शाह जी ने जो काला कानून ये मतलब लिया है कि 10 साल की सज़ा, 10 लाख रुपए जुर्माना,
इसको रिटर्न लें। मेरी हाथ जोड़ की विनती है अमित शाह जी से। जी बिल्कुल, सभी ड्राइवरों का यही कहना है कि अगर ये कानून वापस नहीं किया गया तो इसी तरीके से ये धरने पर जो है जमे रहेंगे। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि अभी फिलहाल जो है जो नेशनल हाईवे है फरीदाबाद का वो जाम कर दिया था, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से जो है अभी जो है फिलहाल जो है जाम को खुलवा दिया गया है। लेकिन अगर इसी तरीके से हड़ताल पर जो है ट्रक चालक सभी रहे तो कहीं ना कहीं जो महंगाई है वो आसमान छू सकती है। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल।